हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आनंद सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी पॉइंट। आज का हमारा जो टॉपिक है द रिवोल्यूशनरीज। ये कहाँ से आए थे, कैसे इनका इमर्जेंस हुआ, इनका मकसद क्या था, वो सब मैं डिस्कस करूँगा इस टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 1815 आफ्टर नेपोलियन वॉज डिफीटेड एट वाटरलू, द मेजर यूरोपियन पावर ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया signed the Treaty of Vienna. They restored the absolute monarchies, the church, and social hierarchies like the Bourbon dynasty in France that had been overthrown during the French Revolution. They established a highly conservative regime that did not tolerate criticism, dissent, strict censorship, laws on newspaper, plays, books, etc. Because open political opposition was banned, liberal nationalists went underground. तो इसमें बोला यह गया है कि इसका जो मेजर रीज़न है 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार, और नेपोलियन को हराने वाले जो देश थे यूरोपियन पावर में कौन थे? ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया। इन सब यूरोप के लिए एक सेटलमेंट ड्रॉ करवाया जिसका नाम था कांग्रेस ऑफ वियना। ये यूरोप में हुआ। नेक्स्ट है, इन सब का जो मेन गोल था कंजर्वेटिज्म। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय जो चेंज हुआ उसको उलट कर ट्रेडिशनल मोनार्की को रिस्टोर करना। जैसे बॉर्बन डायनेस्टी इन फ्रांस, वो लोग ने एब्सोल्यूट मोनार्की, चर्च और सोशल हायरार्की जैसे फ्रांस में बॉर्बन डायनेस्टी को बहाल किया, जिसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम उखाड़ फेंका गया था। और उस टाइम पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म करने पर बैन लगा दिया गया था। जैसे न्यूज़पेपर, प्लेस, बुक, स्ट्रिक्ट सेंसरशिप से किसी का क्रिटिसिज्म नहीं किया जा सकता था, इसलिए लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए। हु वर द रिवोल्यूशनरीज? रिवोल्यूशनरी कौन थे? द रिवोल्यूशनरी रेफर्स टू द लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड एक्टिविस्ट हु इमर्ज्ड आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन इन 1815. ड्यूरिंग दिस पीरियड बीइंग रिवोल्यूशनरी मींट टू प्राइमरी थिंग्स। तो इसमें बोला गया है कि हु वेर द रिवोल्यूशनरी। तो रिवोल्यूशनरी वर्ड जो है ये लिबरल नेशनलिस्ट से है, जो 1815 में नेपोलियन का डाउनफॉल से उस टाइम अंडरग्राउंड हो गया था। जैसे हमारे देश में अगर बोला जाए तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, तो ये सब कौन थे? ये सब नेशनलिस्ट थे, क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द पीरियड रिवोल्यूशनरी मींट टू प्राइमरी थिंग्स। तो उस टाइम क्रांतिकारी होने का दो मायने था। क्या था? एक फर्स्ट है कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल, अ कंप्लीट कमिटमेंट टू फाइट द मोनार्कियल सिस्टम इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वियना। तो वियना कांग्रेस के बाद जो मोनार्कियल सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ना, इसका मतलब यही है। ठीक है। नेक्स्ट है टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। They saw the creation of nation state as a essential part of their struggle freedom. तो लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ना उन्होंने नेपोलियन नेशन स्टेट के फ्रीडम के लिए अपने संघर्ष का एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना, और वे लोग आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए कई यूरोपियन स्टेट में सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया, जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, ये सब देशों में। To spread their idea, trained fighters, they formed secret society across many European states such as Germany, France, Switzerland, Poland. तो यहाँ तक ये कहानी थी। आगे देखते हैं गुज़िपी मजनी। ये एक तरह से समझिए कि ये जेम्स बॉन्ड थे अपने समय का। तो गुज़िपी मजनी कौन थे, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। गुज़िपी मजनी, born in Genova 1807, he initially became a member of secret society called Carbonari. तो ये कौन थे? गुज़िपी मजनी का जन्म 1807 जिनोवा में हुआ। ये पहले कार्बोनरी में सीक्रेट सोसाइटी मेंबर बने। नेक्स्ट, इन 1831 जस्ट 24 ईयर ओल्ड ही वॉज सेंट इनटू एक्साइल फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवोल्यूशन इन लिगुरिया। तो 1831 में मात्र ये 24 साल के थे, तो इन्हें लिगुरिया से क्रांतिकारी प्रयास करने के लिए देश निकाला कर दिया गया। एक्साइल मतलब होता है देश निकाला। नेक्स्ट, ही फाउंडेड टू हाईली इन्फ्लुएंशियल अंडरग्राउंड ग्रुप। तो मजनी ने दो अत्यधिक सीक्रेट ग्रुप बनाया जो अत्यधिक प्रभावशील थे, मतलब इन्फ्लुएंशियल थे।
फर्स्ट यंग इटली मर्सील, सेकंड यंग यूरोप इन बर्न में। मजनी बिलीव दैट God had intended nation to be natural unit of mankind. He strongly opposed Italy being a patchwork of small kingdom and pushed for it to be forced into a single unified republic. This unification was the only basis of Italian liberty. तो इसमें यह बोला गया है कि मजनी का मानना था कि ईश्वर की इच्छा थी कि राष्ट्र मानवता का नेचुरल मैनकाइंड हो। मजनी ने इटली के छोटे छोटे राज्यों को, राजशाहियों को एक पैचवर्क माना, मतलब पैचवर्क मतलब होता है टुकड़ों का समूह, और इस पे कड़ा विरोध किया। इसे एक यूनिफाइड रिपब्लिक बनाने पर जोर दिया। द कंजर्वेटिव रिएक्शन टू मजनी। द कंजर्वेटिव रिएक्शन टू गुसेपी मजनी वॉज वन ऑफ द डीप फियर, अग्रेसिव एंड हाइटेंडेड विजिलेंस। द ऑस्ट्रियन चांसलर डुइक मैट्रिनिक फेमसली डिस्क्राइब मजनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो इसमें यह बोला गया है कि गुसेपी मजनी के प्रति रूढ़िवादी प्रतिक्रिया या फियर एग्रेसिवनेस वाली थी। ऑस्ट्रिया के चांसलर डुई मैट्रिक ने फेमस रूप से मजनी को डिस्क्राइब किया था, वो था द मोस्ट डेंजरस एनिमी फॉर आवर ऑर्डर, सोशल ऑर्डर, जिसका मतलब होता है हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है और ये पार्ट 2 था, ये पार्ट 2 खत्म हो गया है, ठीक है। और जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है पार्ट 3, द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 टू 1848। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।